करा क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मौसा ज्ञात करना है और फिर इसका लसा भी ज्ञात करना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि 96 का पहले आप एलसीएम लीजिए, 96 को पहले आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए, तो 2 से कटाएंगे तो 2 चौक को 8, 48 दूना के 96 होता है, डायरेक्ट कटाइए। 2 से कटाएंगे तो 24 दूना के 48 होता है, 2 से कटाएंगे तो 12 दूनी के 24 होता है, ठीक है। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 छः के 12 होता है, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 होता है, फिर 3 से कटाएंगे 3 कम 3 होता है। इसी तरह 404 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, तो 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4, 0 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटाएंगे तो 1 1 1 101। अब 101 से ही कटेगा, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया। इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे 96 बराबर 1 2 3 4 5, तो 2 पे पावर 5 गुणे 3 पे पावर 1। इसी तरह याद दिया 404 को कैसे लिखेंगे, तो 2 पे पावर 2 गुणे 101 पे पावर 1। हाँ, अब हमसे पूछा है एलसीएम और एचसीएफ, हम निकालने वाला है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है कि जितने भी अभाज्य गुणनखंड है सबको ले लीजिए। तो कौन कौन है, 2 है, एक 3 है और एक 101 है, यही तो है, इसके बाहर तो कोई नहीं है। तो सबसे पहले सभी अभाज्य गुणनखंड, सभी अभाज्य संख्या ले लेना है, और सभी अभाज्य संख्या लेने के बाद सबसे बड़ी घात लेना है। तो 2 पे सबसे बड़ी घात किसका है, 2 पे पावर 5 का है। 3 पे सबसे बड़ी घात क्या है, 3 पे पावर 1 का है। और 101 पे सबसे बड़ी घात क्या है, तो 101 ही है। अब आपस में क्या कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए। अब गुणा कर देंगे तो देखिए 2 पे पावर 5 का मतलब कितना होता है, 32। अब 32 गुणे 3 और गुणे कितना हो जाएगा, 101। तो हो जाएगा 32 यहाँ 96 गुणे 101, तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 96। तो 96 क्या गया, एलसीएम आ गया। और अगली बात एचसीएफ किया, अब एलसीएम तो निकल गया 96। एचसीएफ कितना इजी होता है, एचसीएफ कौन होता है कि इन दोनों में उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या, कौन उभयनिष्ठ मिल रहा है, कॉमन कौन मिल रहा है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, और कोई मिल रहा है नहीं, तो कॉमन तो लेते हैं लेकिन सबसे छोटी घात लेते हैं। तो 2 पे सबसे छोटी घात क्या है, 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 2 मतलब 4। तो एचसीएफ 4 आ गया और एलसीएम कितना आ गया, 96 आ गया, बात खत्म। देखिए कितना सिंपल है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको पहला प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से क्लियर हो गया होगा पहला प्रश्न, कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कि के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x + y तथा दूसरा समीकरण इतना दिया है का कोई हल नहीं है। मतलब 2 समीकरण दिया है, दोनों समीकरण का करा है कि के का वैल्यू ज्ञात कीजिए और इसका कोई हल नहीं है। तो दोनों समीकरण का इक्वेशन दिया है और कह रहा है इसका कोई हल नहीं है, तो के का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो कोई हल नहीं है, इसका मतलब आप समझते हैं, कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध क्या होता है, उसमें फॉर्मेट क्या बनता है, कोई हल नहीं, कि जब रेखाएं क्या हो, समांतर, जब रेखाएं समांतर होती हैं तभी कोई हल नहीं निकलता है। और उस समय उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबको मालूम है कि A1 बटा A2 जो है बराबर होता है B1 बटा B2 के, और बराबर होता है C1 बटा C2 के। यही प्रतिबंध होता है कब, कि जब कोई हल ना हो। तो सबसे पहले 2 समीकरण दिया, दोनों समीकरण से पहले हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 की पहले वैल्यू निकालेंगे। पहला समीकरण हमको दिया है 3x + y बराबर 1, ठीक है, ये पहला है। दूसरा दे रखा है 2k - 1x प्लस यहाँ पे k - 1 और यहाँ पे y दे रखा है बराबर 2k + 1 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए करेंगे हम क्या, सबसे पहले इसको लिखेंगे 3x + y और प्लस 1 इधर आएगा तो -1 बराबर 0, ठीक है। इसी तरह इसको 2k - 1x और प्लस k - 1 y प्लस इधर आएगा तो -2k + 1 बराबर क्या जाएगा, 0। हालांकि पहला समीकरण है तो इसको A1x + B1 y और प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। और ये दूसरा समीकरण है तो इसको A2x + B2 y और प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो यहाँ से A1 बराबर क्या आ जाएगा, अगर x से x काट दूँ तो A1 बराबर 3 आ जाएगा, इस y से y काट दूँ तो y क्या आ गया, एक तो छिपा है, तो B1 बराबर 1 आ जाएगा, और C1 बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से x से x काट दूँ तो A2 बराबर क्या आ जाएगा, 2k - 1 आ जाएगा, और B2 बराबर क्या आ जाएगा, k - 1 आ जाएगा, क्योंकि y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और C2 बराबर क्या आ जाएगा, -2k + क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है।
माइनस के 2 के प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर है, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो सभी वैल्यू निकल गया, A1 B1 C1 सबका वैल्यू निकल गया। तो भाई कोई हल नहीं होने का प्रतिबिंब यही है। तो A1 बटा A2, A1 कितना है 3, A2 कितना है 2 के माइनस 1 बराबर B1 कितना है 1 और B2 कितना है के माइनस 1। तो आप चाहेंगे तो बस इन दोनों से वैल्यू से निकाल सकते हैं, C1 C2 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी वैल्यू निकल सकता है। कैसे? 3 को गुणा के में करेंगे तो 3 के माइनस 3 को गुणा 1 में करेंगे तो 3 बराबर 2 के माइनस 1 गुणा करेंगे तो उतना ही होने वाला है, 2 के माइनस 1 ही होने वाला है। तो ये हो जाएगा 3 के अब प्लस 2 के उधर आएगा तो माइनस 2 के बराबर माइनस के 1 और माइनस के 3 उधर जाएगा तो प्लस के 3। तो 2 के में से मतलब 3 के में से 2 के चला जाएगा तो के बच जाएगा बराबर इधर कितना बच गया 2, तो के बराबर 2। यही क्या हो गया? आंसर हो गया, बात खत्म। के का वैल्यू पूछा था। तो आई होप आपको क्लियर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर दूसरा कि के किस मान के लिए युगपत समीकरण इतना इतना का कोई हल नहीं है, तो के बराबर 2 आ गया। तो कोई हल नहीं है देगा आपको, चाहे अनंत हल होगा चाहे एक हल होगा, यही 3 कंडीशन देता है, ठीक है। और तीनों कंडीशन में बता चुका हूँ, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाई दिया हूँ आप लोगों को। ये मिक्स क्वेश्चन चल ही रहा है और जो चैप्टर बचा उसको कराई दूंगा। तो मतलब दिक्कत कहाँ है भाई? आप लोग इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों को दिक्कत कहाँ है? आप लोगों को तो नंबर जबरदस्त लाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कोई भी दो संख्या है जिनका अंतर कितना है 26 है। तो चलिए पहले मान लेते हैं कोई भी दो संख्या, तो लिखेंगे माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं x तथा क्या है y है, x तथा y है। अच्छा दो संख्या x तथा y है तो जाहिर बात है एक तो बड़ी होगी, तो मान लेता हूँ कि x बड़ी है किससे? y से। तो बड़ा में से अगर छोटा घटाएंगे तभी तो अंतर निकलेगा। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है 21, तो x माइनस y बराबर कितना है 26 दिया है, सॉरी कितना है 26। तो 26 ये क्या होगा? समीकरण नंबर पहला हो गया। और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या मान लेते हैं पहली संख्या x जो है वो दूसरी संख्या y की कितने गुनी है? 3 गुनी है। तो x बराबर 3y, इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लीजिए, ठीक है। तो फिर कह रहा संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, ये जो समीकरण दूसरा का बोलो समीकरण पहला में रख दीजिए। समीकरण दूसरा का मान, समीकरण दूसरा का मान किस में रख दिया जाए? समीकरण पहला में रखने पे, पहला में रखने पे तो रख दीजिए। पहला में रखेंगे तो जहाँ पे x है वहाँ पे 3y रखना पड़ेगा, तो आ गया x, तो 3y माइनस y बराबर 26 रखेंगे। तो 3y में से एक y चला जाएगा तो 2y बराबर क्या आ गया 26, काट दीजिए तो y बराबर कितना आ गया 13। और जब y बराबर 13 आ गया तो y की वैल्यू किस में रख दीजिए? समीकरण दूसरा में। तो y बराबर 13 का मान, वो y बराबर 13 का मान समीकरण किस में रखने पे? दूसरा में रखने पे, दूसरा में रखने पे। दूसरा में रखने का मतलब कि x बराबर 3y में रखने पे। तो x बराबर 3 गुणे y की वैल्यू कितना आ गया 13, तो x बराबर 13 थी यहाँ 39। तो देखिए एक संख्या 39 दूसरी संख्या 13, तभी तो उसका 3 गुना है, देख रहे हैं। तो देखिए कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आराम से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो देखिए सवाल तो हल हो ही रहा ना, कितना आसान है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। ये भी प्रश्न है दो संख्याओं का अंतर 26 वाला। इसके बाद देखिए कहना है कि सूत्र की सहायता से समीकरण इतना को हल कीजिए। अब सूत्र का सहायता से हल करना है समीकरण इतना को। सूत्र सबको मालूम है, सूत्र मतलब क्या? द्विघाती सूत्र या सिद्धाचार्य सूत्र। तो सिद्धाचार्य सूत्र द्विघाती है, कई होता है, क्या होता है x बराबर माइनस के b और प्लस माइनस करड़ी में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में होता है आपका 2a। यही आपका द्विघाती सूत्र होता है, ठीक है। और इसी के माध्यम से हमें इस समीकरण का हल निकालना है, जो कि समीकरण दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 21 बराबर 0। तो यहाँ पर ABC का वैल्यू निकाल लीजिए। a का वैल्यू क्या आएगा? a का वैल्यू 3, b का वैल्यू आ जाएगा -2 और c का वैल्यू आ जाएगा माइनस के 21। जब ABC का वैल्यू निकल गया तो सिर्फ रखना है तो रखिए। तो हो जाएगा x बराबर माइनस b का वैल्यू क्या है? माइनस के 2, तो माइनस के 2 रखेंगे और प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर मतलब कि माइनस के 2 का क्या कर देना स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणे a मतलब कि 3 और c मतलब कि माइनस की 21, ठीक है। और बटे में हो जाएगा 2 गुणे a मतलब क्या 3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो x बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 प्लस माइनस, यहाँ पर करेंगे -2 का स्क्वायर क्या होगा +4 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 12 का गुणा हम 21 में करेंगे, 12 गुणे
21 कितना हो जाएगा 252। 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 252 और बटे में 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक है, इसके बाद कर लेंगे हम यहाँ से x बराबर 2 और प्लस माइनस 252 और 4 कितना हो जाएगा 256 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालें x बराबर तो 2 और प्लस माइनस 56 का क्या होता है 16, 56 का वर्गमूल 16 तो 16 बटे क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे प्लस माइनस तो कोई एक पॉजिटिव लेने पे निगेटिव लेने पे, तो पहले हम लेंगे पॉजिटिव लेने पे। क्या लेने पे पॉजिटिव लेने पे। तो पॉजिटिव लेने का मतलब कि x बराबर 2 प्लस 16 बटे कितना हो जाएगा 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा 18 बटे 6। 18 बटे एक तो आपका x का वैल्यू 18 बटे 6 आ गया। अगर निगेटिव लेने पे अगर निगेटिव ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा x बराबर 2 माइनस 16 बटे 6। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 14 बटे कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा माइनस के 14 बटे 6 हो जाएगा। तो देख पाए आप लोग कि दोनों आप लोगों का हल आ गया है। और इसे कटाएंगे तो आप छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे कटा कर आप छोटा कर सकते हैं। जैसे 6 18 थे 3 बार में कट गया, इसे कटाएंगे तो 2 7 14 और 2 3 6 माइनस के 7 बटे 3 आ जाएगा अगर छोटा करना चाहेंगे तो। ठीक है, अन्यथा छोड़ देंगे तभी भी आप लोगों का आंसर सही है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये प्रश्न नंबर आपका चौथा प्रश्न क्लियर हो गया ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि समीकरण आपको दे दिया है, करा इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर सबको मालूम है, देखिए इस फॉर्मूला को रट लीजिए। ये सब क्वेश्चन सभी बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, विविक्त कर को हम डी से डिनोट करते हैं और डी बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यही विविध कर होता है। तो आपका समीकरण दिया था 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ ABC की वैल्यू निकाल लीजिए। a बराबर 3, b बराबर माइनस के 4 और c बराबर माइनस के 6 निकल गया। तो विविध कर ज्ञात करना तो d बराबर रख लीजिए। d बराबर b स्क्वायर, b हमारे पास क्या है -4, तो -4 का होल स्क्वायर फिर -4 गुणे a 3, b है हमारे पास कितना 6, तो -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस प्लस 4 × 12 और 12 6 कितना हो जाएगा 72। तो डी बराबर कितना आ गया 72 और 16 कितना हो जाएगा 88 हो गया। बात खत्म। तो विविध कर कितना आ गया 88 आ गया। तो इस तरह देखा आपने कि क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे तरीके से क्या हो गया क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा सिंपल है कि यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 5x प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। दो मूल समान, देखिए मूल समान होने का मतलब कि ये आपका द्विघात समीकरण का मूल पूरा का पूरा डिपेंड करता है विविक्त कर पर। किस पे विविक्त पर। मूल समान होने का मतलब कि विविक्त कर उसमें जो होता है d जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। d जो होता है 0 के बराबर, मतलब कि बात करें तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। कब, जब मूल समान होता है तब। तो हमको कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण दिया है और कह रहा है इसके मूल समान है तो p का वैल्यू ज्ञात कीजिए। p का मान तो कोई नहीं, पहले समीकरण उतार दीजिए। तो क्या दिया है px स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 5x और प्लस 15 बराबर 0 ये दिया है और कह रहा है कि मूल समान है तो p का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पहले a का निकाल लीजिए। a का वैल्यू क्या हो जाएगा p, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 कड़ी में 5 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 15। तो इस तरह आपने ए बी सी का वैल्यू ने ज्ञात कर लिया और मूल समान है तो यही स्ट्रक्चर बनेगा। इसी पे से रख दीजिए b का स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फिर -4 गुणे a मतलब कि p, फिर c मतलब कि 15 बराबर 0। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और गुणे कड़ी में 5 का करेंगे तो कड़ी आ जाएगा तो 5 हो जाएगा। -15 चौको 60 p बराबर 0। तब 5 चौको हो जाएगा 20 माइनस 60 p बराबर 0। तो हो जाएगा 20 बराबर -60 p उधर जाएगा तो प्लस 60 p। अगर यहाँ से p की वैल्यू ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा 20, गुणा में आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो काट दीजिए 20 से कम 20, 20 3 60, p बराबर आ गया 1/3। p बराबर क्या गया 1/3, हल निकल गया। तो देखिए इतना ज़्यादा सिंपल होता है। सेम इसी पैटर्न में सभी क्वेश्चन बनने वाले हैं और आराम से उन क्वेश्चनों को आप करके चले आएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 था। आई होप क्लियर हो गया। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां क्या वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7वां बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि उसकी लंबाई, देखिए भाई मूडो मत इधर,
एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई की लंबाई जो है, यदि उसकी ऊंचाई की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उसकी ऊंचाई की इस तरह लिखिए, यदि उसकी ऊंचाई, इसको कैंसिल कर दिए, यदि उसकी ऊंचाई लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सिंपल क्या है, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं छोटा समझने के लिए। इस समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का ये जो एरिया है बीच वाला क्षेत्रफल, ये एरिया तो हमको दे रखा ना, आगे से कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई होगी वो लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो लंबाई को अगर मैं यक्स मान लेता हूँ तो हाइट ऊंचाई तुरंत मालूम चल जाएगा, यक्स प्लस 7, क्योंकि लंबाई से ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो अगर यह यक्स तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 7 हो जाएगा, सिंपल। चलिए तो चलिए हल करते हैं, सबको मालूम चल गया। तो यहाँ पे हाइट मैं, आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, मैं इस तरह एच लिख रहा हूँ, आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा। एच मतलब ऊंचाई, हाइट हमको मालूम चल गया कितना है, यक्स प्लस 7। ठीक है, एल लंबाई, लेंथ कितना दिया है, एक्स, एरिया क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबको मालूम है कि क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सबको मालूम है कि यल इंटू बी बराबर, नहीं ये तो आयत को होता है। समकोण आपका क्या, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आगे से दे रखा है 30 बराबर 1/2 आधार, आधार मतलब किसकी बात कर रहा है, इस लंबाई की। तो आधार क्या है, यक्स, ऊंचाई हमारे पास कितना आया है, तो यक्स प्लस 7। तो इस हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 बराबर 1/2, इस करेंगे तो यक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 7 यक्स, और यह 2 आपका क्या है भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 30 दूनी के 60 बराबर क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स। तो इसको इस साइड लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यक्स स्क्वायर और प्लस 7 यक्स बराबर 60, 60 को इधर ला दीजिए, यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 60 इधर आएगा तो -60 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर -60 आ जाए। तो कैसे होगा यह, तो 12 और 15 का पेयर बनेगा तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, 12 5 60, 12 5 60, हाँ 12 5 60 बन गया। तो यक्स स्क्वायर प्लस 12 यक्स अब माइनस के 5 यक्स और माइनस के 60 बराबर 0। अब तो सही है क्योंकि 12 में 5 जाएगा तो 7 बच जाएगा। अब यहाँ पेयर बना लीजिए, पेयर का मतलब कि यक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यक्स प्लस 12, अब माइनस यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे तो यक्स, और माइनस कॉमन लिया तो माइनस किस में चुन जाएगा, प्लस में, और 5 कॉमन लेंगे 60 में तो कितना हो जाएगा 12 बराबर 0। इसमें भी एक्स प्लस 12, इसमें भी एक्स प्लस 12 है आप लोगों का। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा पीएच चेंज कर लेता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ। तो इसमें भी एक्स प्लस 12, तो एक्स प्लस 12 कॉमन ले लिया, बच गया एक्स माइनस 5 कोष्टक में बराबर 0। तो एक बार हम करेंगे एक्स प्लस 12 बराबर 0 करेंगे और एक बार हम एक्स माइनस 5 बराबर 0 करेंगे। तो एक्स की वैल्यू तो -12 आ गया, तो -12 तो लंबाई काउंट नहीं होगी क्योंकि ऋणात्मक लंबाई थोड़ी होती है। एक्स बराबर क्या 5 जो है इसको काउंट करेंगे, एक्स बराबर 5, तो एक्स बराबर 5 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आधार की लंबाई को हमने एक्स ही माना था, तो एक्स की वैल्यू आया मतलब आधार की लंबाई कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रश्न, इसको हटाइए, इस सभी से क्लियर हो गया ना आप लोगों को। प्रश्न नंबर 7वां अच्छे तरीके से समझ में आया। चलिए प्रश्न नंबर 8वां देखिए, प्रश्न नंबर 8वां वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, तो दो समरूप त्रिभुज के परिमाप हैं, तो दोनों समरूप त्रिभुजों के परिमाप 40 और 60 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना पहले त्रिभुज का परिमाप, पहले त्रिभुज का परिमाप हम मान लेते हैं A1 और बटे में दूसरे त्रिभुज का परिमाप, क्योंकि अनुपात दिया ना, दूसरे त्रिभुज का परिमाप मान लेते हैं हम क्या है, हाँ A2 मान लेते हैं। तो A1 बटा A2 ये जो है दोनों त्रिभुज के परिमाप हैं। तो देखिए A1 बटा A2, A1 कितना दिया है 40 और A2 कितना दिया है 60 दिया है। ठीक है, तो घटाएंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 दूनी के 4, 2 3 6,
तो हमको मालूम चल गया कि A1/A2 आ गया 2/3 आ गया। अब हमसे पूछा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो दो समरूप यहाँ पे थ्योरम चलती है कि समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है, तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उसके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यह आपका थ्योरम चलता है। ठीक है, तो लिखेंगे पहले त्रिभुज का एरिया बटे में दूसरे त्रिभुज का एरिया बराबर इसके भुजाओं मतलब क्या, A1/A2 इन वर्ग के बराबर होता है, मतलब इसका भी वर्ग कर दिया जाए और इसका भी वर्ग कर दिया जाए, इसके बराबर इसका क्षेत्रफल होता है। ये थ्योरम चलती है। ठीक है, तो यहाँ से आराम से निकाल दीजिए। A1 मतलब क्या हो जाएगा 2, तो 2 का भी स्क्वायर, और A2 मतलब 3, इसका भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। मतलब कि उनके पूरा उतार लीजिए, उनका मतलब कि पहले त्रिभुज का एरिया बटन दूसरे त्रिभुज का एरिया का अनुपात कितना आ गया, 4/9 आ गया। ये थ्योरम चलती है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर ये था आप लोगों का 8वां। प्रश्न नंबर क्या था 8वां, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा इसमें। और प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब हमसे मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा है। एक दिया है 4, -3 और एक दिया है 8, 5। ये दो अलग अलग बिंदुओं के निर्देशांक हैं, और इनके मध्य बिंदु का मान लीजिए कोई मध्य बिंदु P है, उसका निर्देशांक x, y है। वही मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का पहले फार्मूला तो आप लिखिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला किसको मालूम है, कौन बताएगा, इसमें से कमेंट कीजिए। तो x बराबर होता है x1 + x2/2 और y बराबर होता है y1 + y2/2। तो यहाँ से आराम से पहले x की वैल्यू निकालें। x बराबर x1 हमारे पास क्या है 4 प्लस x2 हमारे पास है 8, इस बटे में 2, और y निकालेंगे तो y1 हमारे पास है -3 और प्लस y2 हमारे पास क्या है 5, और बटे में क्या हो जाएगा 2। तो हो जाएगा x बराबर 8 4 12/2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा y बराबर 5 में से 3 चला जाएगा तो 2/2 कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या गया 1। अतः जो p का निर्देशांक आ गया वो क्या गया 6,1। बात खत्म। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया 6,1 आ गया। चलिए, तो आई होप आपको क्लियर हो गया प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से। यह प्रश्न नंबर आपका था 9। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10वां देख लीजिए। प्रश्न नंबर 10वां तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उसको तो आराम से कर लेंगे। अब प्रश्न बनेगा, प्रश्न बनता है यहाँ पे। यह आपका दिया है कोसेक, क्या रखा है कोसेक 42 अंश और बटे में सेक 48 अंश। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, इन दोनों का योग अगर 90 अंश हो रहा है, देखिए 42 और 48 का योग 90, हमेशा आंसर एक आता है, हमेशा आंसर एक आता है। कैसे, तो देखिए कोसेक को चेंज कर दीजिए, चाहे दोनों में से किसी को चेंज कर दीजिए। कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 90 - 48 अंश, और नीचे को रहने दीजिए, सेक 48 अंश छोड़ दीजिए। एक फार्मूला होता है कोसेक 90 - थीटा सेक थीटा, कोसेक 90 - थीटा सेक थीटा फार्मूला होता है। लिख दूं मैं आप लोगों को, कोसेक 90 - थीटा बराबर सेक थीटा। तो कोसेक 90 - 48 बराबर क्या हो जाएगा सेक 48 अंश फार्मूले के हिसाब से, और नीचे आपका हो गया सेक 48 अंश, और कट के क्या आ जाता है 1, कट के क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। एक प्रश्न इसे यहाँ से बनाता है, यहाँ से बनता ही बनता है, 1 नंबर फ्री में ले जाएंगे आप इसको, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि देखा आपने कि 10 महत्वपूर्ण हमने आप लोगों को अति लघुत्तरीय बता दिया। अब 5 महत्वपूर्ण आप लोगों को लघुत्तरीय बताने वाला हूं, और 5 महत्वपूर्ण लघुत्तरीय में पहला प्रश्न देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए इसको हल करते हैं। क्या है कि दिखाइए कि 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो इसको हल करते हैं। दिखाइए कि 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 4 नंबर के लिए प्रश्न आएगा क्योंकि आपका लघुत्तरीय है। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ सॉल्व करते हैं। दिखाइए कि 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि माना 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या, जस्ट उसका क्या मानते हैं उल्टा मानते हैं। एक क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लिया आपने, वो सिद्ध करना था अपरिमेय, तो आपने माना है कि 3 करड़ी में 2 एक क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर बताइए कि जब 3 करड़ी में 2 आपका परिमेय संख्या है ही, 3 करड़ी में 2 आपका परिमेय संख्या है, तो इसको a/b के रूप के बराबर कर दीजिए, क्योंकि परिमेय संख्या ये होता है जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। और यहाँ कंडीशन लिख लीजिए कि जहाँ लिख दीजिए जहाँ a और b जो है
जहाँ ए और बी जो है वह सअभाज्य है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या होता है कि जिनका एचसीएफ क्या है? एक है, और बी जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही कंडीशन होता है परिमेय संख्याओं का। तो करड़ी में 3 और करड़ी में 2 बराबर हम क्या कर देंगे? ए बाई बी के रूप बराबर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम वैल्यू निकाल दें करड़ी में 2 का। करड़ी में 2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 क्या गुणा में है तो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/3b। क्या हो जाएगा? 1/3b हो जाएगा। ठीक है, जहाँ सबको यहाँ मालूम चला है कि 3 जो है वो 3 कामा ए और कौन सा? बी। 3 कामा ए और कौन सा? बी। ये सभी क्या है? पूर्णांक हैं। सभी क्या है? पूर्णांक हैं। इतना सबको मालूम है कि ए और 3 और बी भी क्या है? सभी पूर्णांक हैं। ठीक है, तो पूर्णांक हैं, तो इसलिए अगर पूर्णांक का पूर्णांक में अगर हम क्या दें? भाग दें, तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक का पूर्णांक में भाग देंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यहाँ तक डाउट किसी को नहीं? यहाँ तक तो लिख ही लेंगे क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अगर यह परिमेय संख्या हो गया तो करड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होगा, इसलिए करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या है। करड़ी में 2 भी क्या? एक परिमेय संख्या है। इसलिए करड़ी में 2 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। परंतु लिखना है एक लाइन और, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है। परंतु इस तथ्य का क्या है? विरोधाभास है कि करड़ी में 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल है। करड़ी में 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारी कल्पना गलत है। तब करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम मान रहा हूँ परिमेय संख्या, तो हमारी कल्पना गलत हो ही नहीं गई। तो इस प्रकार हमारी कल्पना गलत है। इस प्रकार हमारी कल्पना क्या है? गलत है। अतः हम कह सकते हैं, अतः 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बात खत्म। तो इस तरह आपको पहला पार्ट 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और इस तरह आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड हमने आप लोगों को बताया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फिर कह रहा है कि के, दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न कि के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तभी कि जब रेखाएं क्या हों? संपाती हों। जब रेखाएं संपाती होती हैं, एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं, दोनों रेखाएं संपाती रेखाएं पे ही अपरिमित रूप से अनेक हल निकलता है। उसका स्ट्रक्चर होता है सभी बराबर, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और ये भी बराबर होता है c1/c2 के। ठीक है, ये तीनों बराबर होता है तो उस समय अपरिमित रूप से अनेक हल निकलता है। तो हमको बता दिया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो के का वैल्यू और 2 समीकरण हमको दिया है, तो इससे आसान कुछ नहीं होगा। दिया है kx और +3y बराबर k-3, ये पहला समीकरण दे रखा है, और दूसरा दे रखा है 12x और +ky बराबर k। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इधर लाइए, तो हो जाएगा kx और +3y और प्लस के माइनस इधर आएगा तो -3k माइनस के माइनस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, बराबर 0। इसको इधर लाएंगे तो 12x और +ky माइनस के बराबर 0। ये आपका पहला है इक्वेशन, तो इसको लिखेंगे a1x + b1y और +c1 बराबर 0, इससे तुलना करेंगे। और आपका दूसरा है तो a2x + b2y और +c2 बराबर 0, इससे तुलना कर देंगे। ठीक है, तो x से x कटाइए तो a1 बराबर k, y से y कटाइए तो b1 बराबर 3
और C1 बराबर माइनस के माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x कटाएंगे तो A2 बराबर 12, इसके y कैंसिल अगर कर दूँ तो B2 बराबर k और C2 बराबर माइनस के। और सबको मालूम है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो यही इक्वेशन बनेगा। इसी पर रख दीजिए A1 की वैल्यू क्या है k बटे A2 की वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो A2 की वैल्यू 12 बराबर B1 की वैल्यू कितना है 3 और B2 की वैल्यू क्या है k। तो चाहेगा तो यहीं से आंसर निकल जाएगा। आगे C1 C2 लिखने की जरूरत नहीं है। k में k को गुणा करेंगे तो k स्क्वायर बराबर 12 3 36, तो k बराबर यह वर्ग है, इधर भेजेंगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा, तो प्लस माइनस करने में क्या हो जाएगा 36, तो k बराबर 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6, तो k का 2 वैल्यू आ गया, प्लस 6 आ गया, क्या आ गया माइनस 6 आ गया, तो इसका वैल्यू निकल गया। तो देखिए इस प्रकार का प्रश्न आएगा एकदम सिंपल आराम से करके आएंगे। ठीक है, अगर आज की वीडियो अगर देखा है आपने तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का नंबर्स इंक्लूड होने वाला है मैथ में। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा था, क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, देखिए सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण का युग्म एक अद्वितीय हल रखता है, वज्र गुणन विधि द्वारा इसको हल कीजिए। देखिए जो दो इक्वेशन दिया है इसको हमें हल करना है वज्र गुणन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, वज्र गुणन विधि द्वारा। इक्वेशन पर नोट कर लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 7 और एक दे रखा है 6x प्लस 5y बराबर 11, और इसको मैं हटा देता हूँ इस स्लिप को। अब इस पे ध्यान दीजिए, ये जो है इन दोनों समीकरणों को हल करना है वज्र गुणन विधि द्वारा। ठीक है, चलिए वज्र गुणन विधि द्वारा हल करेंगे, और कह रहा है कि इसका युग्म जो एक अद्वितीय हल रखता है। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल, और उस समय रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व तो करते हैं। देखिए तो वज्र गुणन विधि का नियम क्या होता है कि पहले इसको इस साइड, मतलब कि दायां पक्ष हमेशा 0 होना चाहिए। ठीक है, दायां पक्ष को हमेशा 0 बनाइए, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y और प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, इसी तरह 6x प्लस 5y प्लस 11 इधर आएगा तो माइनस 11 बराबर 0। ठीक हो गया, तो इसको देखिए ऐसा लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 है। जस्ट इसके नीचे लिखिए 6x प्लस 5y और माइनस 11 बराबर 0। ये समीकरण नंबर पहला, समीकरण नंबर दूसरा। हल करना है किस विधि से, वज्र गुणन विधि। मैं लिख देता हूँ, वज्र गुणन विधि से हल करना है। नियम बता रहा हूँ, सीख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल नियम बताऊंगा वज्र गुणन विधि का। ठीक है, वज्र गुणन विधि में आपको एक ग्राफ बना लेना है, x बटे में बराबर माइनस वाई बटे में बराबर 1, फिर बटे में, बस ये फार्मूला आपको याद करना है। x बराबर माइनस वाई बराबर 1। देखिए x का वैल्यू याद करना है, तो x का वैल्यू देखिए मैं बता रहा हूँ सिंपल तरीका आप लोगों को। अगर x का वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो इस x वाले पोर्शन को ढक दीजिए। देखिए x वाले पोर्शन को ढक लीजिए। इसके बाद माइनस 11 गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 33। अब बीच में आपको हमेशा माइनस लगेगा। इसी तरह अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, माइनस 7 का गुणा 5 में रखेंगे तो माइनस के क्या आ जाएगा 35, बात खत्म। इसी तरह y का पोर्शन, तो y का आएगा तो y को ढक लेना है। जैसे ही जब y को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 11 उधर 2 तो माइनस के 22, बीच में माइनस लगा दीजिए, इधर 6 इधर 7 तो माइनस 42, क्या आ जाएगा माइनस 42 आ जाएगा बराबर 1 की बात आया तो 1 को ढक लीजिए, 1 को ढक लेंगे तो अब ये बच जाएगा 5 दूनी के 10 और माइनस 36 18, बात खत्म। तो इस तरह आपको वैल्यू रख देना, तब ये वैल्यू रख देंगे तो ये बिल्कुल आसान हो गया। तो x बटे में यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 33, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 35 बराबर माइनस वाई बटे में माइनस 22, माइनस माइनस प्लस 42 और बराबर 1 बटे यहाँ से कितना बचेगा माइनस के 8 बच जाएगा। ठीक है, हल करेंगे तो x बटे यहाँ से 35 में से 33 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 बराबर माइनस के y बटे यहाँ से कितना हो जाएगा 42 बचेगा, क्योंकि 42 नहीं 20, कितना 20 बच जाएगा बराबर इधर बच जाएगा 1 बटे माइनस के 8 बच गया। एक बार इसके बराबर कर देंगे, एक बार इसी के बराबर इसको कर देंगे, अलग अलग दोनों को बराबर कर दीजिए। तो x बटे अगर 2 कर दूं, x बटे 2 बराबर 1 बटे माइनस के 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, तो कैंसिल कर दिया जाए, 2 से कटाएंगे 2 चौको 8, x बराबर आ जाएगा माइनस 1 बटे 4 आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं माइनस वाई बटे 20 जो है उसको बराबर कर दूं 1 बटे माइनस के 8 के बराबर कर दूं तो क्या आने वाला है, तो 4 दूनी के 8 और 4 पाँचे 20, इसको गुणा होगा तो हो जाएगा आपका माइनस 2y बराबर। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस रख लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2y बराबर अब 5।
ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा 5/2, 5/2। तो देखिए अब वहाँ कह रहा है कि कोई हल नहीं होने का प्रतिबिंब है, अरे कोई हल कराऊँ, एक अद्वितीय हल होगा। देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग में एक अद्वितीय हल रखता है। तो बिल्कुल अद्वितीय हल रखता है, क्योंकि अद्वितीय हल मतलब होता है कि A1/A2 जो है वो बराबर नहीं होता है B1/B2 के। तो देख लीजिए यहाँ पे ये बात करूँ -1/4 जो है वो बराबर कभी नहीं होगा 5/2 के। जब बराबर नहीं है तो एक अद्वितीय हल रखता है, एक अद्वितीय हल रखता है। बिल्कुल हल हो गया। देखिए तो आई होप आपको ये वाला प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कोई भी डाउट आपको इस वाले प्रश्न में नहीं होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में बिल्कुल समझ में आया आप लोगों को अच्छे तरीके से, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, सबसे पहले उस भिन्न को मान लेते हैं। तो माना हमने भिन्न की, माना भिन्न x/y है। हमने भिन्न को क्या मान लिया कि x/y है, जहाँ पे जो x है वो आपका अंश है और जो y है y आपका क्या है, हर है, ठीक है। तो कह रहा है कि भिन्न हमारे पास वही है x/y। कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से घटाया जाए। अंश में से मतलब इसमें से अगर एक घटा दूं तो ये भिन्न हो जाती है कितना, 1/3 हो जाती है। फिर बोल रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। मतलब भिन्न हमारा सेम x/y है, अब इस बार हर में अगर 8 जोड़ देंगे तो वह भिन्न हो जाता है 1/4 हो जाता है। ये पूछ रहा है। तो चलिए हल कर दीजिए। 3 को गुणा x में करेंगे तो 3x माइनस 3 कम 3, अब बराबर y को गुणा x में करेंगे तो y, तो हो जाएगा 3x प्लस y इधर आएगा तो -y, अब बराबर -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। ये समीकरण नंबर पहला। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर y + 8, तो हो जाएगा 4x प्लस y इधर आएगा तो -y बराबर इधर बच गया आपका 8 बच गया, ठीक है। तो इधर भी आपका -y, इधर भी आपका -y, समीकरण आपका क्या है, दूसरा है। तो दोनों को क्या करने पे, घटाने पे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पे, 2 को घटाने पे। चलिए घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो इस साइड में कोई दूसरा पेज ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, इसको लिख लीजिए। हाँ चलिए घटा देते हैं। यहाँ पे घटाने का मतलब कि 3x माइनस y बराबर 3 समीकरण पहला है, और ये आपका 4x माइनस y बराबर 8 समीकरण दूसरा है। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस है, माइनस हो तो प्लस है, भी प्लस है तो माइनस। अब -y प्लस y कैंसिल। अब यहाँ से -4x में से 3x जाएगा तो -x बराबर -8 में से 3 जाएगा तो -5, तो x माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया 5। अब x बराबर 5 तो x का वैल्यू किस में भी रख लीजिए, तो x बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में, समीकरण 1 में रखने पे, 2 में भी रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 हमारे पास है 3x माइनस y बराबर क्या है 3, तो 3 गुणे x आ गया, तो x की वैल्यू कितना है 5, माइनस y बराबर कितना आ गया 3, तो 5 यहाँ 15 माइनस y बराबर 3, तो माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 3 + 15 उधर जाएगा तो -15, तो माइनस y बराबर यहाँ से बच जाएगा -12, तो कैंसिल y बराबर 12। तो हमसे लास्ट में पूछा वह भिन्न क्या है, तो वह भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न अभी हमने माना था जिसे हम x/y के रूप में लिखेंगे। x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12, अतः वह भिन्न 5/12 है, बात खत्म। अतः वह भिन्न क्या है 5/12 है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5वां लास्ट है, इसके बाद हम 3 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय देखेंगे। 5वां प्रश्न है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। देखिए कोई भी 2 अंकों से बनती है संख्या तो उसमें एक दाएं का अंक होता है, एक इकाई का अंक होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि माना दाहाई का अंक, माना दाहाई का अंक, दाएं का अंक मान लेते हैं x, और इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई के अंक को मान लेता हूं मैं y, ठीक है। दाएं को हमने x मान लिया और इकाई को हमने y मान लिया, ठीक है। एक चीज तो आगे से दे दे कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, मतलब कि x माइनस y बराबर क्या है 2 है। एक समीकरण तो यहीं से स्टार्ट हो गया। फिर कह रहा है
कि दो अंकों से बनी एक संख्या, ये दो अंक है तो इससे जो मूल संख्या बनेगी वो कितना होगा, मूल संख्या। तो कोई भी दो अंक है उससे संख्या कैसे बनता है, तो दाई में हम 10 को गुणा करते हैं तो 10x हो जाएगा, इकाई में हम 1 को गुणा करते हैं तो y हो जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 10x प्लस वाई बराबर 10x प्लस वाई, ये क्या बन गया, संख्या बन गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अगर अंक को पलट देंगे तो संख्या क्या बनेगा, मतलब x की जगह y, y की जगह x कर देंगे तो सिंपल क्या होगा, इसको चेंज कर देंगे तो अब 10 का गुणा x में हो रहा था तो अब 10 का गुणा y में होगा तो हो जाएगा 10y और प्लस क्या आ जाएगा x। तो अंकों से पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x है। फिर कह रहा है कि इन दोनों का योग 66 है, जो पहली संख्या बन रही थी और जो अंक पलट गया उन दोनों का योग कितना है, 66 है। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ प्रश्नानुसार इन दोनों का योग कितना है, 66, मतलब 10x प्लस वाई और प्लस 10y प्लस x, इन दोनों का योग कितना है, 66 है। तो 10x 8x मिलकर क्या हो जाएगा, 11x, 10y 8y मिलकर क्या हो जाएगा, 11y, बराबर कितना हो गया, 66 हो गया। ठीक है, और यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या बच गया, 66, 11 6 के 66, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 6। ये समीकरण नंबर मान लीजिए दूसरा। तो समीकरण पहला देखिए x माइनस वाई बराबर 2 और दूसरा x प्लस वाई बराबर 6, तो एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या करने पे, जोड़ने पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पे तो जोड़ दिया जाए, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण पहला और x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण नंबर दूसरा। जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा, यहाँ से तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, 2x बराबर 6 2 8, इसको ये भी खत्म, तो x बराबर क्या आ गया, 4, x बराबर 4 आ गया तो समीकरण पहला में रख लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4 का मान, x बराबर 4 का मान समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण पहला में रखने पर, और समीकरण पहला आपका क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, तो x की वैल्यू 4 होता है, 4 माइनस वाई बराबर 2, तो 4 प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 बराबर माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई, कितना बच गया, 2 बराबर वाई, तो वाई बराबर 2 और x बराबर 4। तो कह रहा है कि वह संख्या क्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या, तो यहाँ लिखेंगे संख्या ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि संख्या क्या था हमारा 10x प्लस वाई, तो 10 गुणे x, x की वैल्यू कितना है, 4 और प्लस y की वैल्यू 2, तो 10 चौको 40 और 2 कितना हो जाएगा, 42। अतः वो संख्या क्या है, 42 निकल गया, बात खत्म। देखिए अतः संख्या क्या निकल गया, 42। तो आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा हमारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वाला प्रश्न नंबर 5वां बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। अब हम देखने वाले हैं तीन महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और उसके पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला दीर्घोत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न का, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लीजिए, गारंटी है कि यह प्रश्न आना तय है, ये ऐसे प्रश्न बनना तय है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना है, यहाँ से प्रश्न आना फिक्स है। कैसे बदलेंगे, देखिए जैसे समीकरण दिया है, कुछ नहीं तो ऊपर एक आपका छिपा हुआ है, तो यहाँ से 1/x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, ऊपर भी एक छिपा हुआ है तो ये एक क्या हो, तो पूरा ऊपर एक ही है, तो 1/y माइनस 2 कॉमन ले लेंगे। मतलब हम करेंगे कि 1/x माइनस 1 बराबर हम वैल्यू मान लेते हैं u, तथा 1/y माइनस 2 बराबर मान लेता हूँ v। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण आपका 2 मान लीजिए। ठीक है, और इसमें वैल्यू रखिए, तो रखेंगे तो हो जाएगा 5u, क्योंकि 5 को गुणा 1/, इतना का वैल्यू u रखेंगे तो 5u तो होगा, 5u प्लस यहाँ पे हो जाएगा v बराबर 2, समीकरण नंबर तीसरा मान लीजिए, और यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा आपका 6u माइनस के 3v बराबर के 1, यह समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, चौथा मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अलग अलग समीकरण आपको निकल गया। अब आगे की बात करना है कि समीकरण तीसरा और चौथा को हल करेंगे। तो हल करेंगे कैसे, पहले बात को समझिए। किसी न किसी को बराबर कर दिया जाए, इसमें अगर 3 का गुणा कर दूंगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, समीकरण 3 में अगर 3 का गुणा कर दूंगा तो ये भी 3 भी हो जाएगा, ये भी 3, तो लिखूंगा कि समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, तो चलिए गुणा करेंगे 3 से, तो 5 15u
और प्लस 3b बराबर 3 दूनी के 6। ये समीकरण नंबर 5वां निकल जाएगा। अब समीकरण 5वां और समीकरण 4था को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये प्लस 3b है माइनस 3b है, ठीक है। तो समीकरण 4 और 5वां, समीकरण 4 तथा समीकरण 5वां को जोड़ने पे, क्या करने पे, जोड़ने पे, जोड़िए। तो 6u माइनस के 3v बराबर 1 और 15u और प्लस 3v बराबर 6। ये समीकरण 4, ठीक है। और ये समीकरण 5वां जोड़ने पे, तो ये तो कट गया दोनों। 15 6 21u बराबर 6 1 7। तो u बराबर क्या हो जाएगा 7/21। दिख नहीं रहा है क्या? u बराबर 7/21, 7 एकम 7 7 21, u बराबर 1/3। अब u को वैल्यू इसमें कहीं रख लीजिए। तो u बराबर 1/3 का मान समीकरण किस में भी रख लीजिए, समीकरण 4 में रख लीजिए। समीकरण 4 में रखने पे समीकरण 4 हमारे पास है 6u माइनस के 3v बराबर 1। तो 6 गुणे u का वैल्यू कितना है 1/3 माइनस 3v बराबर 1, 3 दूनी के 6, तो 2 माइनस 3v बराबर 1, ठीक है। तो माइनस 3v बराबर 1 और प्लस 2 उधर जाएगा तो -2, तो माइनस 3v बराबर माइनस के 1, माइनस माइनस कैंसिल, v बराबर 1/3। अब v बराबर 1/3, u बराबर 1/3। अब इनका वैल्यू हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 में रख देना है। तो लिखेंगे u बराबर 1/3 का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पे, तो समीकरण 1 हमारे पास था 1/x माइनस 1 बराबर u था। तो रखिए इसमें, तो हो जाएगा 1/x माइनस 1 बराबर u का वैल्यू कितना है 1/3। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3, x माइनस 1 को गुणा 1 में करेंगे तो x माइनस 1 ही आने वाला है, 3 को गुणा 1 में करवा तो 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 3 माइनस 1 उधर जाएगा तो +1, तो x बराबर कितना आ गया 4। और हम क्या करेंगे v, तो v बराबर 1/3 का मान समीकरण 2 में रख लीजिए हम, मान समीकरण 2 में रखने पे, 2 में रखने पे। अब समीकरण दूसरा हमारे पास है 1/y माइनस 2 बराबर v। तो हो जाएगा 1/y माइनस 2 बराबर v को 1/3। तो y माइनस 2 को गुणा 1 में होगा तो y माइनस 2, और 3 को गुणा 1 में होगा तो 3, तो y बराबर 3 और माइनस 2 उधर जाएगा तो +2, तो y बराबर कितना आ गया 5, y बराबर 5, x बराबर 4। इस समीकरण का हल आ गया, सिंपल बात खत्म। तो इस तरह आपका रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल देगा पक्का, 100% देगा, एक देता ही देता है, ठीक है। इससे जरूर देगा, गारंटी हमारी, और 6 नंबर आपको पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन दूसरा है कि निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण जो इतना है इसके मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। ये 100% इस प्रकार का प्रश्न बनना तय है। आपको पहले देगा द्विघात समीकरण दे दिया, कह रहा है कि चेक कीजिए कि मूल वास्तविक है। भाई अगर d बराबर 0 आ जाएगा तो मूल वास्तविक होगा, समझ रहे हैं। अगर d बराबर 0 आ गया तो मूल क्या होगा वास्तविक। d मतलब विविध कर b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाता है तो समझ लीजिए कि मूल इसके क्या होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। अरे सॉरी वास्तविक क्या है ना, तो वास्तविक मतलब होता है कि बड़ा होना चाहिए। विविध कर जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, समान रहता है, मूल समान तब तो 0 के बराबर होता है। वास्तविक मतलब कि विविध कर 0 से बड़ा होना चाहिए, बात यह है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं विविध कर 0 से बड़ा आता है तो हमारे पास क्या है 9x² और प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा 9, b बराबर 7 और c बराबर -2। तो चलिए विविध कर निकालते हैं। तो b² का मतलब क्या हो गया 7 का होल स्क्वायर और -4 गुणे a मतलब क्या 9 और c मतलब क्या -2। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 9 चौको 36 गुना कितना हो जाएगा 72। तो 9 2 11, 9 2 11 7 4 11 1 12, 121 आ रहा है। कितना आ रहा है 121। 121 का मतलब कि 0 से क्या आ गया बड़ा आ गया। तो 0 से बड़ा आ गया तो मतलब कि हाँ इसके जो मूल होंगे वास्तविक होंगे। तो अब इसके मूल वास्तविक हो गए तो अब कह रहा है कि जब मूल वास्तविक हो जा रहे हैं तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। जब मूल वास्तविक हो गया तो अब मूल ज्ञात करना वो भी द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस के 4ac और बटे के क्या होता है 2a। अब हमको
इसका मूल ज्ञात करना पड़ेगा द्विघाती सूत्र से। तो हो जाएगा x बराबर माइनस लगेगा बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू 7 आया हुआ है, ठीक है। फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी जस्ट निकला है कितना 121 और बटे में 2 गुणे ए का वैल्यू कितना है 9 है, ठीक है। तो हो जाएगा x बराबर -7 और प्लस माइनस 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, 9 दूनी के 18। तो यहाँ पे दो केस बन गया ना, तो पॉजिटिव लेने पे एक माइनस लेने पे, ठीक है। तो पॉजिटिव लेने पे एक बार निगेटिव लेने पे, तो ले लेते हैं पॉजिटिव लेने पे क्या हो जाएगा x बराबर -7, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 11 बटे में 18। एक साइड अगर निगेटिव ले लेते हैं, निगेटिव लेने पे, तो निगेटिव लेने का मतलब कि यहाँ पे माइनस होगा, मतलब -7 -11 बटे क्या होगा 18 होगा, ये चीज़, ठीक है। तो एक्स की दो वैल्यू आ गया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 7 4 11 4 बटे 18, 2 दूनी के 4 2 9 18, 2 बटे 9 आ गया और ये क्या हो जाएगा एक्स बराबर दोनों जुड़ जाएगा, तो -18 बटे 18 कैंसिल, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा -1। तो एक आ गया एक्स बराबर -1, एक आ गया एक्स बराबर 2 बटे 9, इसके हल आ गया। तो आई होप आपको ये वाला प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न बच गया आप लोगों का यह कि एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, यदि पार्क का क्षेत्रफल दिया है 240 मीटर स्क्वायर, तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए प्रश्न है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई, देखिए एक आयताकार पार्क है, एक आयताकार पार्क की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई को अगर x मानूंगा, चौड़ाई ये है ना, तो चौड़ाई को अगर x मानूंगा तो लंबाई हमारा x + 8 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है और आयत का जो बीच वाला पोर्शन पूरा क्षेत्रफल है वो 240 मीटर स्क्वायर दे रहा है, ठीक है। तो सिंपल कैसे हल होगा, तो बिल्कुल आसानी से हल हो पाएगा। तो लिखेंगे हम चौड़ाई, आप लोग लिख लीजिएगा आयताकार पार्क की चौड़ाई, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा आयताकार पार्क की चौड़ाई, आयताकार पार्क की चौड़ाई कितना है x, तो लंबाई कितना हो जाएगा, आयताकार पार्क की लंबाई कितना हो जाएगा, तो x + 8 हो जाएगा, ये x + 8 और ये क्या हो गया x। और क्षेत्रफल दिया है हमको एरिया, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है 240 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबको मालूम है कि क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है L × B, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 240 दे रखा है और लंबाई x + 8 मालूम है, चौड़ाई भी मालूम है कितना है x है, तो सिंपल 240 बराबर क्या हो जाएगा x² और प्लस क्या 8x हो जाएगा। तो इसको इधर लिख सकते हैं आप, तो हो जाएगा x² + 8x और बराबर 240 को इधर ला लीजिए, माइनस में हो जाएगा, तो x² + 8x -240 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ऐसा फैक्टर कीजिए कि जोड़ने घटाने पे 8 आ जाए, गुणा करने पे 240 आ जाए, ऐसा हमें क्या फैक्टर के रूप में आपको तोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपका 20 और 12, क्या हो जाएगा 20 और 12, तो x² + 20x माइनस के 12x और फिर माइनस के 240 बराबर 0, क्योंकि 20x में से 12x जाएगा तो 8x और 20 में 12 गुणा होगा तो 240 भी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पेयर बना लीजिए, तो हो जाएगा x इसमें से कामा ले लिया जाए तो बच जाएगा x + 20 माइनस यहाँ से 12 कामा ले लूँगा तो x माइनस में माइनस गुणा होगा तो प्लस, 12 को भाग दूंगा 240 में तो 20 बार जाएगा बराबर 0, इसमें भी x + 20 है, इसमें भी x + 20, तो x + 20 कॉमन, इधर बच गया x - 12 बराबर 0, तो x + 20 बराबर 0 और x - 12 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर -20 और यहाँ से हो जाएगा x बराबर +12, तो माइनस तो होगा नहीं, x बराबर 12 होगा, ठीक है। तो हमसे प्रश्न में पूछा था तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, इसलिए लेंथ LENGST लेंथ हमने क्या माना था लंबाई x + 8, तो हो जाएगा 12 + 8, तो 12 या 8 20, तो यहाँ पे देखिए आप 20 मीटर क्या आ गया इसकी लेंथ आ गया। और चौड़ाई की बात करूँ, चौड़ाई को हमने माना था x आया 12, तो 12 मीटर क्या होगा इसकी चौड़ाई, तो 12 मीटर चौड़ाई हो गया और 20 मीटर इसकी क्या हो गया लंबाई हो गया। तो जैसा कि देखा कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने हमने अच्छे से सॉल्व कर दिया।
तो देखिए हमने 10 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय बात किया, 5 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और 3 महत्वपूर्ण आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यकीनन कीजिए कि अगर वीडियो अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे, यहाँ से 10 क्वेश्चन फंसने वाला है इस वीडियो से। कितना? 10 क्वेश्चन फंस सकता है और पूरा का पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। तो वीडियो कैसी लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।